बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस वक्त शर्जील नाम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो फोकस आप लोगों ने डेवलपमेंट में करना है, आवाम को रिलीफ देने में करना है और आवाम की ज़िंदगी आसान करने में करना है। हर सूरत में आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। उसी मद में आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने पूरे कराची का दौरा किया और एक ही दिन में 6 अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह किया। वो सारे वो कराची के लिए प्रोजेक्ट थे और जो सिंध विजन पे इस वक्त हुकूमत सिंध काम कर रही है उस पर वो सारे काम जारी हैं, जिसमें मंजूर कॉलोनी से शाहीन पार्क प्ले ग्राउंड जो है उसकी तामीरी नौ जो है वो हुई। फिर अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक जो है शाहराह नूरजहां की रोड जो होता है वो कंप्लीट हुआ। वो 3.25 अरब रुपए से ज़्यादा का रोड था जो कराची के उन शहरियों के लिए वो दिया गया। फिर शेर शाह चौक से मिर्ज़ा आदम खान रोड इंटरसेक्शन तक वो भी एक रोड था, वो कंप्लीट किया गया। फिर कैफ़े प्याला से राशिद मिनास रोड तक 4 किलोमीटर सड़क थी जो कि ज़रूरत थी, वहाँ पे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, वो कंप्लीट की गई। फिर सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि हमने हुकूमत सिंध ने शुरुआत की हुई है और बहुत एग्रेसिव शुरुआत की हुई है, उसमें जो डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो कि ओझा कैंपस है उसमें 2320 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। 2320 मेगावाट, ये छोटी चीज़ लगती है, छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2320 मेगावाट एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके मुल्क में जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हैं, जहाँ पे बाकी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स, ये एक अपनी मिसाल कायम है क्योंकि हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ कम हो। जब बिजली के बिल आते हैं तो सरकार पर कम हो और जब बिजली की शॉर्टेज होती है तो भी जो है कम से कम आपकी हॉस्पिटल्स जो है वो किसी लोड शेडिंग से जो है उनको इस्तिस्ना हासिल हो। हॉस्पिटल्स में अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं या कोई चीज़ हो रही है या पेशेंट्स उसमें अगर किसी बीमारी में, तो गर्म से गर्म इलाज टाइम में भी वो लोग जो है वो आराम से जो है अच्छे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में काम कर सकें। फिर कराची सेंट्रल जेल में भी को भी पूरा सोलराइज कर दिया गया। 615 किलोवाट के सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ पे लगाए गए हैं और मज़ीद भी लग रहे हैं। तो जिससे ये कि जी जब ये लाइट या लोड शेडिंग होती है तो जो बेचारे कैदी जो कि ऑलरेडी कैद में होते हैं वो, और हमारे पास तो ओवर भी है क्योंकि जो एक्चुअल कैपेसिटी से जो है वो ज़्यादा कैदी जो हैं वो उसमें सेंट्रल जेल में होते हैं, तो उनको उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत ये है कि गर्मी में भी लेकिन कम से कम उनको जो है वो जो टेम्परेचर है वो उनका वो मेंटेन रहे और वो पंखे वगैरह अपने वो चालू कर सकें। इस तरीके से जैसे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने एनर्जी डिपार्टमेंट की चार्ज ली है तो उन्होंने भी बहुत एग्रेसिवली वो उसको फोकस कर रहे हैं और अभी भी जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं नासिर शाह साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें हो रहे हैं। इस वक्त 320 मेगावाट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा चुका है, जिसमें 150 मेगावाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में बहुत जो सबसे कम नरखों पे जो है वो बिजली वो पैदा कर रहा है पूरे मतलब पाकिस्तान में। कम से कम जो है नरखों में वो बिजली वहाँ से पैदा हो रही है। 120 मेगावाट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो सोलराइज प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम चल रहा है। फिर 50 मेगावाट सोलर पार्क डिस्ट्रिक्ट जामशोर और मांझन जो है वहाँ पे भी जो है वो सोलर का काम चल रहा है। इसी तरीके से सोलराइजेशन पब्लिक सेक्टर में जो है उसको एक्सपीडिएट किया गया है। अभी तक 45 बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें 28 मेगावाट इंस्टॉल किया गया है, मोस्टली ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स। जो मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल्स को भी सोलराइज करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 28 हॉस्पिटल ऐसी हैं, 28 मेगावाट बिजली जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे जो है वो दी गई है। और उसके बाद 656 स्कूल्स हैं जिसमें से और 211 रूरल हेल्थ सेंटर हैं जिनको सोलराइज करने का काम जारी है इस वक्त। 656 स्कूल्स पूरे सिंध भर में और 211 रूरल हेल्थ सेंटर, जो रूरल हेल्थ सेंटर जो मुख्तलिफ गाँवों में होते हैं, क्योंकि हमारी तो ये हमारी शुरू से ये चीख पुकार है कि हेस्को, सेप्को, वापडा और इन्होंने जो है वो सिंध के शहरियों का जीना महाल किया हुआ है। वहाँ पे बिजली 20-20 घंटे तक जो है वो देही इलाकों में बिजली नहीं है। लेकिन अगर देही इलाकों में बिजली नहीं है उसके लिए हम सारी कोशिशें अलग भी प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत सिंध की जो प्रायोरिटी जो ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी काम करे और ऑल्टरनेट
ऑप्शन पे भी काम कर रही है। ऑल्टरनेट एनर्जी हम दे रहे हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन इस तरह दे रहे हैं कि हमें पता है कि जी वफाकी हुकूमत ने जो है वो वापडा की नाअहली की वजह से बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा मुतासर है, लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त। हॉस्पिटल्स को सोलराइज कर दें, एटलीस्ट हम स्कूल्स को सोलराइज कर दें ताकि लोग तालीम इदारों में जाएँ तो गर्मी में ना बैठे रहें। अगर लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं अपने इलाज के लिए तो ये नहीं कहें कि जी कि ईसीजी नहीं हो सकती क्योंकि लाइट नहीं है, एक्सरे नहीं हो सकता कि लाइट नहीं है, डायलिसिस नहीं हो सकता कि लाइट नहीं है। उसके लिए अल्टरनेट जो अरेंजमेंट्स है उस पर एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। फिर 310 नई बिल्डिंग ऐसी अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 25 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और 60 और ऑटिज्म सेंटर हैं और मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट बिजली के सोलराइज कंप्लीट हो चुके हैं इस वक्त। और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जिसका जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक विजन था कि 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम जो है वो दिए जा रहे हैं, 2 लाख ख़ानदानों को। सिंध में 2 लाख ख़ानदान, ये कोई छोटी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट होता है कि मैं आज अगर रोड जला दूँ, टायर जला दूँ, हाईलाइट हो जाएगा। किसी को गाली दे दूँ, हाईलाइट हो जाएगा। किसी को पत्थर मार दूं, हाईलाइट हो जाएगा। किसी सियासतदान की मैं पटकी जो है वो उछाल दूं तो हाईलाइट हो जाएगा। कोई नेगेटिविटी फैलाऊं तो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना के दे रहे हैं 21 लाख खानदानों को, और अभी 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा के दिया जा रहा है उनके घरों में कि मुफ्त सारी उम्र के लिए उनको बिजली के बिल नहीं अदा करने पड़ेंगे। ये है असल अवाम की खिदमत। हाईलाइट ये होना चाहिए। आप किसी भी डेवलपमेंट की चीज़ को किसी टीवी चैनल की हेडलाइन पे आप नहीं देखेंगे। होगी क्या, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने बोला कि 9 मई को हम ये करेंगे, फलाने ने कहा कि हम जो है वो ये तोड़ देंगे, वो आग लगा देंगे। बस वही चीज़ हमारे पास शेख सुर्खियाँ बनती हैं। असल हमारे मुल्क में जो पॉजिटिविटी है, जो सही काम ग्राउंड पे हो रहा है, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ इसको हम एज अपनी तशहीर के लिए नहीं हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं कि जी इन हालात में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जहाँ आपके पास IMF के बहुत ज़्यादा बार हैं, जहाँ आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है, तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो है कि आम गरीब आवाम को, आदमियों को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सके। रिसेंटली आपने देखा कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने CM हाउस में एक प्रोजेक्ट तकरीब में आए, वो क्या था? हारी कार्ड। किसान आपका ज़रई मुल्क है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मुल्क नहीं है। इंडस्ट्री हमें चाहिए, हमें इस मुल्क को में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमें यहाँ में मज़दूरों को आगे तरक्की देनी है। इसीलिए पिछली गवर्नमेंट में मज़दूर कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया। आपका ज़राए मुआश, आपके मुल्क की मईशत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम है। उसमें जो जिस तरीके से मज़दूरों के लिए हारी कार्ड दिए गए, जिसमें अभी तक हुकूमत ने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं दी, 20 अरब रुपए खर्च कर चुकी है ताकि आम किसान जो है, जो आम गरीब किसान है, उसको अगर खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, उसको अगर पानी चलाने के लिए कहीं डीजल चाहिए, तो वो उस हारी कार्ड का इस्तेमाल कर सके। तो ये है गरीब आवाम का मसला। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि यार कि वाकई गरीब के लिए कोई कर रहा है इस मुल्क में काम। अब हमें देखा देखी बाकी सूबे भी कर रहे हैं, हमें खुशी है। हमें सिंध हुकूमत को देखी, अभी पंजाब हुकूमत भी कर रही है, बाकी सूबे भी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बाकी सूबे भी इस तरफ आएँ। हम चाहते हैं कि ये हेल्दी और पॉजिटिव कंपटीशन रहे, क्योंकि आपने देखा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुकूमत सिंध ने की है, बाकी सूबे उसको बाद में फॉलो करते हैं। अच्छी बात है, हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट में, जैसे हमने बताया कि आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस चल रही है। पाकिस्तान की पहली EV बसेस चली हैं। अभी हम पाकिस्तान की पहली EV टैक्सीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची में। बहुत जल्द उसकी पॉलिसी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होगी, अब कैबिनेट से अप्रूव करवा के उसको लेके आएंगे। मतलब ये सारे वो प्लान्स हैं जिस पे हमने कहा कि जी जैसे हम आए तो हमें इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो हमारी EV टैक्सीज भी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट EV टैक्सीज होंगी जो ख़वातीन के लिए अलग होंगी, मर्दों के लिए अलग होंगी। इसी तरीके से अभी हम कराची के लिए डबल डेकर बसेस भी शुरू करने जा रहे हैं। अभी आपकी ऑरेंज लाइन BRT का काम कंप्लीट हो चुका है। रेड लाइन BRT सबको शिकायत थी, मुझे भी शिकायत थी
मेरी हुकूमत को भी शिकायत थी, मेरे लीडरों को भी शिकायत थी कि काम स्लो क्यों है। जितने हर्डल्स थे, हर्डल्स का भी पहाड़ था, लेकिन कहीं पे भी उस पूरे हर्डल्स में आपको हुकूमत सिंध की जानिब से कोई कोताही, कोई बदनीयती, कोई गलत नीयत आपको नजर नहीं आई होगी। इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, केयर टेकर ने आके बिल्कुल एक ईंट भी 8 महीने में नहीं लगी। वापस 4-5 महीने में हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त जाके देखें, आपको फील्ड पे काम नज़र आ रहा होगा, आपको तेज़ी से स्पीड में दिन रात काम नज़र आ रहा होगा। तो ये प्रायोरिटी है। येलो लाइन BRT बहुत बड़ा मंसूबा है, उस पर काम शुरू हो चुका है, उस पर भी आप जाएं। जो पहला एक काम अभी हमने अवार्ड कर दिया, उस पर काम चल रहा है, दूसरा काम भी अवार्ड कर दिया, उस पर भी काम शुरू कर दिया है। तो हर सेक्टर हुकूमत सिंध का इस वक्त अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से गवर्नेंस के जहाँ इशू हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों की सहूलियात के लिए, अपनी सहूलियत, लोगों को लाइफ ईजी करने की हमें कोशिश कर दी है कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे हुए आपको मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ईयरली टैक्स अदा कर सकते हैं। हमने रोड्स पे भी लोग बिठा दिए ताकि कोई वहाँ नहीं करता, तो रोड्स पे भी जाएं, वहीं पे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने गाड़ी रजिस्टर भी करानी है, आप घर बैठ के करा सकते हैं। आपने जो काम है, अब हम होम सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। होम सर्विस, आपने गाड़ी अगर आपको नई लेनी है या रजिस्टर करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, आप बोले आपके घर पे आके चेक हम करके जाएंगे। और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है कि लोगों को सहूलियात जो है वो मिल सके, लोगों की लाइफ को आसान किया जा सके। हर महकमा इस वक्त सिंध हुकूमत का जो है, चाहे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट हो, तमाम महकमे हुकूमत सिंध के इस वक्त एग्रेसिवली एक बेहतरी की तरफ जानिब हैं, बेहतरी की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यस, चैलेंजेस थे, चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि हर महकमा अपना काम करे, हर महकमा अपनी प्रोग्रेस, ताकि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। अब दूसरा जो चैप्टर आप सबको पता है, 26वीं आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुई, 2/3 मेजॉरिटी पास हुई। और उसके पास होने में भी PTI का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल था। जो उनकी जितनी भी वो चीज़ें थी वो भी ज़ाहिर है आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो इससे खुश थे। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया, तब भी PTI ने कहा कि यस, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है, हमें मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट कबूल है। जो उनके लीडर थे गौहर साहब, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास वही ड्राफ्ट था जो कंसेंसस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नूज़ ने या बाकी जमातों ने उनको दिया था। तो PTI की भी रजामंदी आपको आई कि ये कंसेंसस पैदा हुआ, चाहे अनअनाउंस्ड कुछ उनका कंसेंसस था, लेकिन वो कंसेंसस पैदा हुआ। और डेफिनेटली जितने भी जज साहिबान थे वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त थे। नए जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का नाम आ गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो भी नहायत ही काबिल एहतराम, बहुत अच्छे जज हैं। इस तरीके जितने भी अच्छे जजेज़ हैं उन सब के लिए एहतराम है। पीपल्स पार्टी का हमेशा, जुडिशरी का पीपल्स पार्टी ने एहतराम किया है। हालांकि तारीख़ का बदतरीन जो इंतकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अनफॉर्चुनेटली अदलिया के उन चंद मैं ज़रूर लफ्ज़ कहूँगा जज साहिबान ने लिया है, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उन्होंने इंतकाम लिया हो या उनको उन्होंने कोई निशाना बनाया हो, और चाहे उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की 2 हुकूमतें डिज़ोल्व हुई, उनको इंसाफ ना देना, चाहे मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के 12 साल जो जेल में उन्होंने काटे बग़ैर किसी सज़ा के, वो ज़्यादतियाँ, या उसके अलावा भी जो इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह वज़ीर आज़म को घर भेजा है, और साकिब निसार जैसे शख्स जो अदलिया के नाम पर एक काला धब्बा के नाम से पुकारे जाएंगे, इस तरह के लोग भी अनफॉर्चुनेटली रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाई, कभी किसी अदलिया पे हमला नहीं किया, कभी जो है किसी के साथ पर्सनलाइज नहीं हुई, कभी किसी के ख़िलाफ़ कैंपेनें नहीं चलाई हैं। इस पूरी सूरत हाल के बाद जब यह 26वीं आईनी तरमीम पास की गई तो PTI की जानिब से फिर एक मरतबा सोशल मीडिया पे गलत हक़ाइक़ के साथ एक मुहिम चलाई गई पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़। हालांकि तारीख़ जो है ना वो आज भी ज़िंदा है। ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि
इमरान खान न्याजी जो है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही कोई आइडियोलॉजिस्ट किस्म का आदमी, जिसने हमेशा आइडियोलॉजी पे सियासत की हो, जिसने ग्रॉस रूट से जो है वो अपनी सियासत जो आइडियोलॉजी की हो, जिसने हमेशा जो है हक और इंसाफ की बात की हो, और हमेशा वो कोई पैदाइशी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा हो, और उसने हमेशा जदोजहद करके आगे और बहुत बड़ा इनकलाबी किस्म की उसको सियासत की है। ऐसा कतन नहीं है। अवाम की मेमोरी कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन अवाम की मेमोरी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अवाम को एक एक दिन याद है। अवाम को इसी इमरान न्याजी का परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में खुल के उसकी हिमायत करना भी याद है। अवाम को आज भी डॉक्टर इसरार अहमद भी याद है। अवाम को आज भी मौलाना सत्तार ईदी भी याद है। अवाम को आज भी हकीम सईद मरहूम वो भी याद है कि इन लोगों ने क्या क्या फरमाया था इमरान खान की हकीकत। और ये सारे जो नाम मैंने बताया उनमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं था, कोई उसका पॉलिटिकल राइवल नहीं था, कोई उसका सियासी दुश्मन नहीं था, किसी की कोई सियासी मुखालफत नहीं थी। ये सारे हमारे मुल्क के बड़े नाम हैं, असली बड़े नाम हैं, जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नेम्स हैं। उन तीनों बड़ों नामों ने इमरान खान की हकीकत बताई। फिर 2018 के इंतखाबात, फिर जिस तरीके से इमरान खान न्याजी साहब फरमाते गए कि जी बाजवा साहब की तारीफ़ में जिस तरह उन्होंने अपने कसीदे पढ़े, फिर जब नो कॉन्फिडेंस में भी वो बात करते रहे कि जी मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के वास्ते जो है वो मुझे जो है इक़्तिदार से ना निकाला जाए। इस हद तक भी लाइफ टाइम, उस वक्त कोई कानून आइन कोई चीज़ याद नहीं आई थी। और ये साकिब निसार के जिस तरह लाडले रहे हैं, मैं हर बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अवाम को जानने के लिए ये बात साबित है कि ये इनकलाबी सिर्फ तब बनता है कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं। और जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस या इनसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ आदमी का कहीं नहीं मिलता आपको। तो इस तरह के लोग आज अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, इंटरनेशनली पोर्ट्रे कर रहे हैं। और हकीकत बात है कि इंटरनेशनली इनके लिए लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं। इस वक्त इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत, जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे पीटीआई की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली जरीदों ने इमरान खान के बारे में लिखा, जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, और सारी चीज़ों के ताने बाने, और फिर अभी रिसेंटली भी जो भी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में इसके हक में जो करारदातें लाई जा रही हैं, पीटीआई के हक में जो एक कैंपेनें इंटरनेशनली चलाई जा रही है जिसमें इसको मजलूम करके पेश किया जा रहा है, ये एक एक चीज़ वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही थी। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरा ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से है, लोग कहेंगे यार ये पीपुल्स पार्टी तो पीटीआई के खिलाफ बात करेगा। आज वही कुछ हो रहा है जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। जो गोल्ड स्मिथ खानदान आज इसकी मोहब्बत में और पाकिस्तान दुश्मनी में जो कर रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोल्ड स्मिथ फैमिली, इसका जो ब्रदर इन लॉ था जैक गोल्ड स्मिथ, इसकी एक्स वाइफ, इसके बच्चे, एक एक शख्स इस वक्त मिशन इमरान खान और एंटी पाकिस्तान चीज़ों पर इस वक्त सरगर्म है और इंटरनेशनली सरगर्म है। मुख्तलिफ ममालिक से जिस तरीके से वहाँ के कांग्रेसमैनों से जो दस्तखती मुहिम चल रही हैं, या उनसे जो रेजोल्यूशन पेश करवाने की बातें हो रही हैं, या वहाँ से जो ख़त खिताबत की बातें चल रही हैं, वो सारा जो है वो मिशन गोल्ड स्मिथ और मिशन इसराइल का पार्ट है। और जिसका मकसद, और ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी लोगों पे सियासी इल्ज़ाम लगाए कि जी ये फलाने का एजेंट है, फलाने का एजेंट। मैं नहीं बोलता किसी का एजेंट है, मैं नहीं कहूँगा कि इमरान खान इसराइल का एजेंट है, मैं नहीं कहूँगा पीटीआई की लीडरशिप जो है बाकी मासूम लोगों को पता ही नहीं है। मैं कभी नहीं कहूँगा इमरान खान इसराइल का एजेंट है। ये इसराइल का पार्ट है, ये इसराइली उस हुकूमत का हिस्सा है। जो जैक गोल्ड स्मिथ फैमिली और इमरान खान, ये प्रोजेक्ट ही इसराइली हुकूमत का है जो हमारे पाकिस्तान को
डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसमें अफरा तफरी पैदा करने के लिए ये पैदा किए गए, ताकि वजह उसकी ये है कि इनको ये मालूम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कोई और मुल्क नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों पे ये लोग बर्बरियत नाफिज करके बैठे हुए हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एटमी ताकत से लड़ने के लिए कोई भी हथियार इनके काम नहीं आएगा। हाँ, अंदरूनी तजाद, अंदरूनी तफरका, अंदरूनी फसाद, अंदरूनी भाई से भाई को लड़ाना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में जहर उगलना, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी करना, अंदरूनी तौर पे पोलराइजेशन को बढ़ाना ही किसी मुल्क को के खिलाफ लड़ने के लिए काम आता है। तो ये उस पर चल रहे हैं। इनका इस वक्त एजेंडा वही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अवाम को डिवाइड किया जाए, अवाम के दिल में जो नफरतें अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही इदारों के खिलाफ फैलाई जाएं, अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फैलाई जाएं, यही उनका एजेंडा है। इसी एजेंडा पे काम करें और ये बहुत स्मार्टली हो रहा है। ये नहीं कि कोई छोटी कुव्वत आपसे लड़ रही है, ये छोटी कुव्वत कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इसका झगड़ा किसी से नहीं है, इसका झगड़ा पाकिस्तान से है। मैं आज फिर कहता हूं, पीटीआई का झगड़ा ना पीपुल्स पार्टी से, ना पीएमएल-एन से, ना एस्टेब्लिशमेंट से। इनका झगड़ा इस धरती से है, इनका झगड़ा इस मिट्टी से है, इनका झगड़ा इस हमारे मुल्क के नक्शे के साथ है। वो मुल्क इस तरह के लोग लॉन्च करके, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ इल्जाम की हद तक नहीं है, कतन नहीं है। मैं इस पे जितनी 2-4 घंटे की बहस करने के लिए तैयार हूं। एक एक चीज का नुक्ता से नुक्ता जब मिलाते हैं तो सारी चीजें सामने आने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट गोल्डस्मिथ, ये मिशन गोल्डस्मिथ, ये हमारे फेवर में नहीं था पहले मुल्क में। और अगर मैं कह रहा हूं, फिर आज भी कह रहा हूं, हम तो आज की बात करें, आज के हालात देखकर। यार किसको पता था कि डॉक्टर इसरार अहमद आज से 25-30 साल पहले यही बात जो कर रहे थे, उन्होंने क्या सोच के कहा होगा। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद, कोई सोच होगी, कोई चीज उन्होंने उनको नजर आ रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी मैं कहूँगा वो बहुत बड़े नजूमी थे। उन्होंने 25 साल पहले एग्जैक्टली वही कहा जो आज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अवाम को, मैं समझता हूँ कि अवाम मज़ीद धोखे में ना आए। जो भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हम उनको इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है कि किसी पार्टी में है। लेकिन उनका लीडर जो है जिस मिशन पे, वो उन मासूम लोगों को भी नहीं पता, जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उनका लीडर किस मिशन पे चल रहा है और नुकसान किस तरह पहुंचा रहा है। कि आप ये मुझे बताएं कि इसराइल जिसने सिर्फ लेबनान और फ़लस्तीन में जिस तरह बर्बरियत मचा के बैठा हुआ है, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फ़लस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आए जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है। वहां इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? कहां जाते हैं हमारे बाकी जो दोस्त जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? उन्होंने क्यों उसकी मोहब्बत में ये पर्दा डाला हुआ है? हम सोचे समझे फैसला अपना खुद करें। हम नहीं कहते कि जबरदस्ती हम किसी पे अपना फैसला थोपें या हम किसी पे अपनी सोच थोपें, लेकिन ये चीज सबके सामने जरूर आनी चाहिए कि किसका किरदार क्या रहा है मुल्क के लिए। यस, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों का किरदार रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का किरदार रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जो है जान के नजराने दिए, अपनी जिंदगियां गंवा दी पाकिस्तान के लिए और कभी उफ भी नहीं किया। जिन्होंने बदतरीन हालात में पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम की ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं। कुछ रोज़ कबल सिंध हुकूमत ने 6 नए मनसूबों का इफ्तिताह किया है। साथ ही उन्होंने 26वीं तरमीम पर बात की कि ये इत्तेफाक राय से मंजूर की गई। उन्होंने इमरान खान पर भी शदीद तनकीद की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।